चलिए आज हम लोग जो है सॉल्यूशन चैप्टर से लेकर के सॉल्यूशन चैप्टर 2 से लेकर के पूरा केमिस्ट्री 12th का जितना भी है सभी फार्मूलाज को एक ही वीडियो में इस प्रकार से सभी फार्मूलाज को एक ही वीडियो में कर लेंगे ख़त्म। इससे होगा कि आप लोगों को सभी फार्मूला देख लीजिए, जिस इस प्रकार सभी फार्मूलाज को हम एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे थोड़ा ही समय में। इससे होगा कि कोई भी एग्ज़ाम आप जेईई नीट्स कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, इससे पहले आप इस लेक्चर को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि जितने भी फार्मूलाज हैं एनसीईआरटी में, जितने भी फार्मूला एनसीईआरटी में सभी को हमने इसमें चैप्टर में कलेक्ट किए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर जरूर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। कुछ पहले बात समझ लेते हैं। जिसे सोल्यूशन चैप्टर में चालू करने से पहले वोलाटाइल क्या होता है, तो वोलाटाइल कहता है कि विच कैन गो इन वेपर फॉर्म आर कॉल्ड वोलाटाइल कंपोनेंट्स। कहने का मतलब हो गया जो वेपर बनाएगा, जो वाष्प बनाएगा उसी को क्या कहते हैं वोलाटाइल। जैसे H2 है, जल है, जल को जब गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनाएगा यानी वेपर बनाएगा, वो होगा क्या वोलाटाइल। जैसे ईंटा पत्थर हो गया, रोरा हो गया, इसका जब वेपर बनाएंगे तो इसका वेपर नहीं बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। तो वही कहता है, देख लीजिए वोलाटाइल जो होता है जल वोलाटाइल होता है। जब अल्कोहल यानी दारू जब गर्म कीजिएगा अल्कोहल को तो वो भी क्या हो जाएगा वेपर फॉर्म हो जाएगा। जैसे ऑयल हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या कीजिएगा मतलब गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा तो ये सब क्या हो जाएगा वेपर बनाएगा यानी वोलाटाइल हो जाएगा। तो वही बेंजीन टोलिन ये सब क्या होता है वोलाटाइल नेचर का होता है। और चलिए आप समझते हैं नॉन वोलाटाइल क्या होता है। कहते हैं कि विच कैन गो इन वेपर फॉर्म आर कॉल्ड, विच कैन नॉट गो वेपर फॉर्म आर कॉल्ड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स। कहने का मतलब हो गया जो वेपर नहीं बनाते, जैसे यूरिया हो गया NH2CO NH2, ये यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, NaCl हो गया। जैसे मान लीजिए नमक है, नमक को गर्म कीजिएगा तो पिघल जाएगा लेकिन इसका वेपर नहीं बनेगा। NaCl है, इसका जब भी गर्म कीजिए हीट दीजिएगा तो इसका वेपर नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा पिघल जाएगा। तो ये सब क्या होता है नॉन वोलाटाइल होता है। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, CF2 हो गया, ये सब क्या होता है नॉन वोलाटाइल। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल जब पूछेगा तो बताइए इनमें से नॉन वोलाटाइल कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इस प्रकार से आप लोग चूज कीजिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट्स हैं, कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल नॉट जीरो। कहने का मतलब हो गया जब H2O को जब गर्म करेंगे तो इसका वेपर बनेगा, कुछ ना तो कुछ वेपर बनेगा, लेकिन वही कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल जैसे ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, इसको जब वेपर बनाएगा तो इसका वेपर क्या हो जाएगा जीरो होगा इसका, क्योंकि वेपर बनाता ही नहीं है। चलिए अगला पॉइंट्स है, कहते हैं कि वेपर डज नॉट अफेक्टेड बाय एरिया। कहते हैं कि वेपर प्रेशर एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। और वही अगला कहता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी जल को जितना गर्म कीजिएगा उतना ज़्यादा वेपर बनेगा। तो वही कहता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अगला पॉइंट्स है, कहता है कि वेपर प्रेशर 1 बाय मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। कहने का मतलब हो गया जितना वीक बॉन्ड होगा इस किसी मॉलिक्यूल के बीच में तो उतना ज़्यादा वेपर बनाएगा, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा वो उतना कम वेपर बनाएगा। तो वही लिखा गया है वेपर प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स का। अब चलिए राउल्ट्स लॉ करते हैं। राउल्ट्स लॉ का कोई पॉइंट्स कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ यानी फॉर नॉन वोलाटाइल लिक्विड या मिक्सचर। कहता है कि राउल्ट्स लॉ पहले क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा, तो याद भी हो जाएगा आपको। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है राउल्ट्स लॉ का कहने का मतलब हो गया यानी किसी का वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका किसका मोल फ्रैक्शन का। तो वही हो गया वेपर प्रेशर ए के लिए हो जाएगा, यानी वेपर ए लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ए मतलब ए बराबर हो जाएगा P0A/XA। अब वेपर प्रेशर बी के लिए P0B/XB। इस प्रकार से आप राउल्ट्स लॉ को बनाइएगा। तो इस प्रकार से राउल्ट्स लॉ क्या बनाएगा ग्राफ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करिएगा। तो इसका राउल्ट्स लॉ का ये P0A और P0B का ये P0A का ये ग्राफ है, P0B का ये ग्राफ बन जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ जो होता है सोल्यूशन का जवाब होगा, सोल्यूशन का निकालेगा वेपर प्रेशर। तो इस प्रकार से होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P0A/XA प्लस P0B/XB है, मल्टीप्लाई में है P0B/XB। ये ए लिखा हुआ है समझ लीजिए, P0A/XA P0B/XB ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का फार्मूला है। अब चलिए समझते हैं डाल्टन्स लॉ। क्या डाल्टन्स लॉ कहते हैं कि फॉर एनी वेपर्स डाल्टन्स लॉ का फार्मूला होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फॉर्म बटा टोटल वेपर। ये फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एनी कंपाउंड का। चलिए अगला कोई फार्मूला करते हैं।
कहता है कि डिटरमाइनिंग कंपाउंड ऑफ वेपर फेस। कहता है कि इस प्रकार से जो होता है वेपर प्रेशर का, टोटल वेपर प्रेशर का फार्मूला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ देख लीजिए, इसका इस प्रकार से लिख दो, XA बट्टा PA बट्टा प्लस XB बट्टा P0B बट्टा 1/PT। ये क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर का निकालने का ये भी फार्मूला होता है। अब चलिए आइडियल सोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। कहता है कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है उसमें सभी बॉन्ड का अट्रैक्शन जो होता है क्या होता है? सेम होता है। जितना सॉल्यूट का होगा उतना सॉल्यूट, और जितना सॉल्वेंट का होगा इसका, और सोल्यूशन जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा सभी का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? सभी का बॉन्ड, मतलब इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा सेम होगा, सबका बॉन्ड सेम होगा। इसलिए कहता है कि आइडियल सोल्यूशन का डेल्टा H मिक्स जो होता है ये 0 होता है। अब पढ़े होंगे आप लोग। और वॉल्यूम मिक्स क्या हो जाएगा? 0। उसी प्रकार डेल्टा S मिक्स भी हो जाता है क्या? इसका पॉजिटिव होता है आइडियल सोल्यूशंस के लिए। और डेल्टा G जो होता है मिक्सिंग जो होता है ये माइनस होता है, T माइनस होता है, ये माइनस वो नेगेटिव होता है। अब आइडियल सोल्यूशन के बारे में कुछ देख लीजिए। आइडियल सोल्यूशन देख लीजिए, बेंजीन, एटोलिन, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? आइडियल सोल्यूशन। ये याद रखिएगा एग्जाम्पल, सभी NCERT का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से CCl4 प्लस SiCl4 ये सब क्या हो गया? आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल। उसी प्रकार N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन ये आइडियल सोल्यूशन है। ये सभी NCERT में दिया हुआ है। कहता है कि क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, यानी ये सब क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन। इसी प्रकार का इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड भी होता है, इथाइल आयोडाइड भी होता है क्या? आइडियल सोल्यूशन। उसी प्रकार बेंजीन प्लस इथाइलिन डाइक्लोराइड ये सब क्या हो गया? आइडियल सोल्यूशंस का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। उसी प्रकार कहता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कहता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन और AB का इंटरेक्शन सभी क्या होता है? इक्वल होता है। कहता है कि डू नॉट फॉर्म एजिट्रोपी मिक्सर। ये जो आइडियल सोल्यूशन होता है ये एजिट्रोपी मिक्सर नहीं होता है। आप जानते हैं वेपर प्रेशर ए निकालने के लिए फार्मूला, ये देखिए फार्मूला साइड में हम लिखे हुए हैं। P0A XA ब्रॉडशो के अनुसार P0 मतलब PB वेपर प्रेशर B निकालना होगा। इसका फार्मूला है PB इंटू XB। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस का क्वेश्चन है, उसका पॉइंट्स करते हैं। तो कहते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है निगेटिव डेविएशन। क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का होता है। पॉजिटिव डेविएशन जो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बनाएगा तो ऊपर में बनेगा, यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। एक होता है निगेटिव, यानी वेपर प्रेशर उस लाइन के नीचे रहता है। तो वो कहता है कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड्स लो। तो कहता है कि जब पॉजिटिव डेविएशन होगा इस प्रकार से, देख लीजिए इस ग्राफ में, ये हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो पॉजिटिव डेविएशन के समय में जो होता है डेल्टा H मिक्स होता है ये पॉजिटिव हो जाता है। उसी प्रकार वॉल्यूम मिक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा X मिक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, बल्कि डेल्टा G जो होगा ये निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब क्या हो गया? जो वेपर प्रेशर बनना चाहिए उससे ज़्यादा वेपर बन रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, दोस्त ज़्यादा बन रहा है ना, इसलिए वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। तो PA ज़्यादा होगा, P0A XA प्लस ज़्यादा होगा P0B, वेपर प्रेशर B से भी ज़्यादा होगा PB इंटू XA। उसी प्रकार कहता है कि इंटरमोलिकुलर, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक मिनट, कहता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB आर वीकर देन A एंड BB। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जो होगा A का अट्रैक्शन और BB का अट्रैक्शन क्या है? वीकर होगा, वीकर देन होगा किससे? AB से। इसलिए ना AB से AB और इसका जो अट्रैक्शन हो जाएगा वीकर होगा, इसलिए इसका वेपर ज़्यादा बन रहा है। कहता है कि फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोपी मिक्सर। कहता है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोपी मिक्सर होता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो वाटर प्लस मेथनॉल, जब पानी और वाटर को मिलाइएगा तो जो इसका वेपर बनना चाहिए उससे ज़्यादा वेपर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर अल्कोहल जो होता है रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर बनाना लगता है, जब उसको हीट करिएगा तो और ज़्यादा वेपर बनाने लगेगा। तो उसी के लिए पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल है। उसी प्रकार वाटर प्लस इथेनॉल भी हो जाता है, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो जाता है, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन।
ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम समझाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ये सब याद करने का चीज़ है। आप ये सब एग्जाम्पल तो याद ही करना पड़ेगा। रीजन आप लोगों को सर समझा ही होंगे। हमने क्या किया है इस चैप्टर इस लेक्चर में, सभी कॉन्सेप्ट यानी जितने भी कॉन्सेप्ट में जितने भी पॉइंट होगा एनसीईआरटी में, जो जेईई मेंस नीट एडवांस जितने के लिए हो जाएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो ये सभी देख लीजिएगा ताकि आपको असहूलियत होगा पढ़ने में। तो आई होप कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे। तो चलिए हम समझाते हैं। और टोलिन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन। और उसी प्रकार एसीटोन प्लस इथेनॉल और एसीटोन प्लस CH2 एसीटोन प्लस बेंजीन, सॉरी। चलिए आप जो हम करते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल था। एक चीज़ देख लीजिए, जब भी आपको एसीटोन लिखा रहेगा, एसीटोन वाले जब भी शुरू में लिखा रहेगा तो ये पूछ लीजिए, समझ लीजिएगा नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। अब चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निगेटिव डेविएशन कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, जो वेपर बनाना चाहिए उससे कम वेपर बनाते हैं, नीचे की ओर बन जाता है। अब पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर की ओर बनता है। जो वेपर बनाना चाहिए वो वेपर नहीं बना पाते, नीचे की ओर चल जाता है, उसे ही कहते हैं निगेटिव डेविएशन। इस प्रकार से देख लीजिएगा आप, अगर आप हम बना देते हैं तो इस प्रकार से। तो वही कहता है कि डेल्टा एच मिक्स, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव था, आज जब निगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्स हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार डेल्टा भी मैंने वॉल्यूम मिक्सिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा। इसमें जो होगा टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जब चूँकि क्या आता है इसमें, जो इसको वेपर बनाना चाहिए, इस लाइन तक बनाना चाहिए, वो नहीं बना के नीचे की ही बनाता है। तो यानी टोटल वेपर जो होता है कम हो जाता है, यानी PA का वेपर प्रेशर जो बनना चाहिए वो कम हो जाता है। इसीलिए PA का वेपर प्रेशर जिससे ज़्यादा हो जाएगा PA नॉट XA का। इसी प्रकार PB का वेपर प्रेशर मतलब ज़्यादा हो जाएगा P नॉट B XB, यानी नीचे की ओर ग्राफ बन जाएगा। जो वेपर बनना चाहिए वही पर नहीं बना पाते निगेटिव डेविएशन में। तो कहता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी आर स्ट्रोंगर देन AA एंड BB। कहने का मतलब हो गया, ये जो AA को बॉन्ड था और BB का जो बॉन्ड था, इससे जो AB का बॉन्ड बना है, इसमें क्या हो जाता है, AB का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से AB का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, जल्दी से वाष्प नहीं होता है, इसलिए नीचे बना लेता है। वही कह रहा है इसमें। आई होप कि समझे होंगे आपने। कहता है कि फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोपिक मिक्सर, एजिट्रोपिक मिक्सर के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो होता है मैक्सिमम होता है, निगेटिव डेविएशन का मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोपिक होता है, और जबकि पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एनिसोट्रोपिक होता है। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं निगेटिव डेविएशन का। तो कहता है कि वाटर प्लस HCl जो होता है, ये जो बॉन्ड इसके दोनों को रिएक्ट करता है, तो जो वेपर बनना चाहिए वो वेपर नहीं बना पाता है, उससे कम ही बनाता है। इसलिए वाटर प्लस HCl ये जो हो जाएगा क्या, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वाटर प्लस HNO3, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, ये याद रखिएगा, ये सब याद नहीं रख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसिटिक एसिड प्लस पिराडीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये सभी निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। याद तो भाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए अगला पॉइंट्स करते हैं अब, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप चालू कर देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो समझ लीजिए। कहता है कि विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। कहता है कि नॉट ए नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट इज टेकन एज नॉन वोलाटाइल। कहता है कि सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है नॉन वोलाटाइल हो जाएगा, होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। अब चलिए कहता है कि सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब चलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। एक होता है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन होता है, और आगे कुछ कुछ होता है, और वो होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ऑस्मोटिक होता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको सभी फार्मूला करते जाते हैं। तो कहता है कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का जो फार्मूला होता है ये होता है P नॉट A माइनस PA बट्टा P नॉट A, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ A बट्टा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, NA बट्टा NA प्लस NB, या इसी को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट बट्टा
नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का ये फार्मूला हो जाता है। ये देखिए, ये याद रखिए क्योंकि इसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको इसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पर हम बता तो नहीं पाएंगे पूरा, हम सिर्फ फार्मूला ही दिखा सकते हैं क्योंकि बताने में टाइम भी लगेगा, उस प्रकार से हम बता भी नहीं सकते हैं कम समय में। तो चलिए, ये हो गया क्या, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा पी नोट ए। आप लोग पढ़ेंगे वो तो याद ही होगा, एन बी बट्टा एन ए प्लस एन बी, ये मोल फ्रैक्शन बी को हो गया। चलिए, अगला फार्मूला है VBC का, कहते हैं कि इफ़ सोल्यूशन इज वेरी मच डाइल्यूट। कहने का मतलब है बहुत जब एक्स्ट्रा पानी मिला दीजिएगा, तो जब मान लीजिए एक्स्ट्रा पानी मिला देगा, सॉल्यूट खूब एक्स्ट्रा मिला दी, मतलब खूब पानी मिला दीजिएगा, तो एक में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका बी जो हो जाएगा, बी जो सॉल्वेंट हो जाएगा। मान लीजिए कुछ उसका जो हम सॉल्यूट कम डालेंगे और सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा, पानी को खूब ज़्यादा कर देंगे, उसमें थोड़ा ही मिट्टी उट्टी डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मिट्टी दिखाई भी नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए समुद्र में एक मुट्ठी मिट्टी फेंकिएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से जब डाइल्यूट खूब अधिक कर देंगे, तो उसी में रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में एक फार्मूला हो जाता है पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा पी नोट ए माइनस पी बराबर एन बी बट्टा एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये फार्मूला है, ये दोनों याद रखिएगा, यही दोनों फार्मूला है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का। इससे कहीं क्वेश्चन बन जाएगा जेईई मेंस नीट एडवांस का। चलिए, आई होप कि दोनों फार्मूला आप लोग याद किए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला करते हैं एलिवेशन। एलिवेशन इन क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता है डेल्टा बी बराबर के बी इंटू एम। क्या होता है, डेल्टा बी बराबर के बी इंटू एम। तो यहाँ पर जो हो जाएगा के बी जो हो जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, क्या हो जाएगा मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट का वैल्यू है। ये जो एम जो है, ये एम हो जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बट्टा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो उसी को जो हम डिराइव करेंगे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं के बी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मास, मतलब मास बट्टा मोलर मास, तो मास बट्टा मोलर मास, इस प्रकार से लिख दिए। और नंबर ऑफ सॉल्यूट और गुने 1000, आप चूँकि यहाँ तो केजी में रहता है, इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर एक मिनट देख, इस प्रकार से मतलब मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब चूँकि सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, तो केजी को तो यहाँ पर केजी में दिया, तो इसको क्या करते हैं 1000, मतलब 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, केजी से हो जाएगा आपको ग्राम में, तो यह 10 के पावर 3 ऊपर चल जाएगा ये नीचे वाला। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, उसी प्रकार के बी यानी मोलैलिटी का लिखिएगा तो डब्लू बट्टा मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गुने 1000 बट्टा डब्लू ए। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन की मतलब सॉल्व कीजिएगा मोलैलिटी फार्मूला को, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। अब चलिए, आई होप कि आप लोग समझेंगे। मोलैलिटी का फार्मूला नहीं जानते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट गुने 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 इसलिए थे क्योंकि केजी में, जबकि हमको सवाल में ग्राम में ही दिया जाता है। आई होप कि समझे होंगे। चलिए, अगला फार्मूला अब हम करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। ये फार्मूला होता है नॉर्मली में। अब मोलैलिटी को सॉल्व कीजिएगा तब हो जाएगा डब्ल्यू बी बट्टा एम बी इंटू 1000 बट्टा डब्ल्यू ए। या देख लीजिए यहीं पर, चूँकि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम, ये एम होता है क्या, मोलैलिटी। तो के एफ तो होता है, क्या होता है के एफ जो होता है क्रिस्टोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इसका वैल्यू रहता है, ये दिया जाता है सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चंस में। चूँकि एम होता है मोलैलिटी, या मोलैलिटी को इस प्रकार से आप हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटा एम बी 1000 बट्टा डब्ल्यू ए। ये हो गया इसका फार्मूला। अब वही आपको टेम्परेचर निकालने के डेल्टा टी एफ निकालने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर होता है डेल्टा नॉट टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ। चूँकि डेल्टा जनरली जो होता है ये 0 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री होता है। ये फार्मूला इस प्रकार से होता है डेल्टा टी एफ का। जब टेम्परेचर निकालने का रहेगा तब डेल्टा नॉट टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ, डेल्टा कर रहे हैं टेम्परेचर में टी में, हाँ सॉरी टी नॉट एफ माइनस टी एफ,
चलिए अगला क्वेश्चन अगला करते हैं। अगला प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे पाई से इंडिकेट किया जाता है। चूँकि पाई बराबर होता है CRT। पाई बराबर क्या होता है CRT। यहाँ पर जो C होता है ये मोलरिटी होता है। C क्या होता है मोलरिटी। C हो जाता है मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा हो जाएगा आपका क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है क्या मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में होता है, जबकि इसको एक्चुअली सवाल में हमको मतलब ml में दिया जाता है। ml या डेसीमीटर में दिया जाता है। 10 के पावर 3 को हम ऊपर कर देते हैं। तो इसी प्रकार से पाई बराबर CRT, जब सी मोलरिटी को संकेत कर रहे हैं तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो WB बटा MB 1000 इंटू वॉल्यूम इन ml में और इंटू RT। ये RT ये फार्मूला में ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ये सभी क्वेश्चंस हैं। चलिए आप जान लेते हैं वांट फैक्टर यानी आई का वैल्यू, आई के बारे में। तो आई बराबर 2 फार्मूला होता है। बेसिकली इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होता है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन बटा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कहते हैं कि जो ऑब्जर्व होता है और नॉर्मल इसे उसका रेशियो होता है, या नॉर्मल मोलर मास बटा ऑब्जर्व मोलर मास। ये होता है वांट फैक्टर का फार्मूला। अब चलिए आई का वैल्यू के बारे में 2 जानते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। डिसोसिएशन कहने का मतलब हो गया जैसे HCl है, ये HCl किस में ब्रेक हो गया H+ और Cl- में, ये हो जाता है डिसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं डिसोसिएशन। चलिए इसी के बारे में समझते हैं। तो कहता है कि 4 इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब 4 क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट NaCl Na2SO4 KCl Na4 FeCN6 ETC ये सब क्या होता है इसका डिसोसिएशन होता है, ये ब्रेक होता है पानी में जाने पर। तो कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला होता है आई बराबर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसी आई का वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा होता है हमेशा। 1 से बड़ा क्यों होगा क्योंकि जबकि NaCl होता है, जैसे मान लीजिए NaCl का हमको निकालना है तो ये क्या हो जाता है Na+ बटा Na+Cl- में। तो ये चूँकि 1 है ये टूट के क्या 2 मोल बन जाता है। तो वही कह रहा है कि आई का वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मतलब रिएक्टेंट से ज़्यादा ही हमेशा होगा। आई का जो वैल्यू होगा रिएक्टेंट से हमेशा ज़्यादा होगा। ये होगा डिसोसिएशन का फार्मूला। आप चलिए करते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट आप जैसे पढ़ लिए होंगे। एसोसिएशन जो होता है जैसे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपको। एसोसिएशन मैंने कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ए, ये जा करके क्या हो जाएगा ये ए अपने आपस में जुड़ जाता है। यानी 2 मोल जब लेंगे तो या 2 मोल जब रिएक्टेंट लेंगे तो प्रोडक्ट में 1 ही मोल बनेगा। इस समय होता है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन की कंडीशन में फार्मूला होता है आई बराबर 1 माइनस अल्फा बट्टा एन। यानी आई का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा ही होगा, यानी 1 से छोटा ही लेगा। क्यों होगा क्योंकि 2 मोल अगर रिएक्टेंट लेंगे तो प्रोडक्ट में 1 ही मोल बनेगा, इसलिए आई का वैल्यू 1 से कभी भी छोटे ही होगा। अब चलिए हाँ मतलब परसेंटेज एसोसिएशन का फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू 100%। तो अल्फ़ा यहाँ से निकाल लेंगे तो अल्फ़ा इंटू 100 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। उसी प्रकार चलिए अब अगला क्वेश्चन करता है। कहता है कि अब जो हो जाता है ये चूँकि आई के आने से चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा तब उससे पहले ये ऊपर के वाले फार्मूला लगाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ये जो फार्मूला सब पढ़े हैं ना वो उस समय लगाएंगे। लेकिन जब डिसोसिएशन एक मिनट सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा किसी मॉलिक्यूल्स का यानी नहीं होगा तो उस समय जो हो जाएगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ऊपर वाले हो जाएगा। लेकिन जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो आई लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा आई। तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा आई के बी एम और डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा आई के एफ इंटू एम। या इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं पी नोट माइनस ए पी नोट माइनस पी बट्टा पी नोट आई एन बी बट्टा एन बी प्लस एन ए। ये फार्मूला में आई लगाना उचित है, ये आई लगा ही दीजिएगा।
पाई बराबर CRT होता है। जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तब इसमें आई लगा दीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। कहता है कि आई बराबर 1, आई बराबर 1 है, इसका मतलब हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट साइन। जैसे यूरिया हो गया, यूरिया पानी में जाने पर ना ही ब्रेक होता है ना ही कुछ होता है। जैसे सुक्रोज चीनी हो गया, पानी में जाके उसका मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होता है। ग्लूकोज हो गया, ये सब फ्रुक्टोज हो गया, इसका इस सभी का वैल्यू जो होता है आई के बराबर 1 होता है। ये पानी में ना डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होता है। जितना मोल रहता है उतना मोल ही बनता है, उतना ही मोल रहता है। तो याद रखिएगा ये सभी। अरे जेईई मेंस एडवांस में सभी से क्वेश्चन आया होगा। यूरिया का जो आई का वैल्यू 1 होता है, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज ये सभी का वैल्यू आई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। चलिए अगला पॉइंट्स करता है। कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई बी का, यानी वो जो हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का। इस सभी से क्वेश्चन बनता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई का। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जल है और कोई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई बर्फ़ है। तो इस जल को बर्फ़ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रीज में रखेंगे। फ्रीज में क्या होता है, जो इसको टेम्परेचर था 20 डिग्री, उसे धीरे धीरे करके इसका जितना टेम्परेचर है यहाँ बर्फ़ का, उतना टेम्परेचर इसको क्या है, धीरे धीरे टेम्परेचर को हम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अरे यार ये बर्फ़ है और ये क्या है, लिक्विड है, जल है। इसको हमको बर्फ़ बनाने के लिए क्या पड़ेगा, जो इसका टेम्परेचर है अभी, इसको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसीलिए कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई का। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ का, आई का। यानी इसका टेम्परेचर हमेशा गिराता जाएंगे। जब इस मतलब -0 है तो यहाँ -3 डिग्री है, तो यहाँ इसको भी -3 पर लेने जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई का। आप चलिए आई को एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का। यानी आई जो होता है ये इस आई का वैल्यू जो डिमांड फैक्टर जिसे कहते हैं, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है कि फॉर 100% डिसोसिएशन, जब 100% डिसोसिएशन होगा उस समय अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा और आई का वैल्यू भी 1 होगा। बट जब 100% एसोसिएशन होगा उस समय जो आई का वैल्यू होगा, आई का वैल्यू 1/n हो जाएगा। अल्फा बराबर तो 1 होगा, लेकिन आई का वैल्यू 1/n हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अब अगला चैप्टर चलिए अब केमिकल काइनेटिक्स का क्या करते हैं, वही फार्मूला करते हैं। तो कहता है कि यूनिट ऑफ एवरेज रेट यानी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का टर्म का जो होता है मोल पर लीटर पर टाइम होता है। कहता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर यूनिट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चूँकि किसी भी ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का आपको रेट निकालना होगा, रेट का यूनिट निकालना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है के बराबर हो जाएगा मोल के पावर 1 - n, एल के पावर n-1 और टी के पावर -1। ये जो होता है आपको क्या होता है, सभी ऑर्डर का, इससे क्या हो जाएगा आपका यूनिट निकल जाएगा। चलिए करते हैं 0 ऑर्डर का। यहाँ पर 0 ऑर्डर का निकालते हैं। तो यहाँ पर आप 0 ऑर्डर के निकालने के लिए क्या कीजिए, n के जगह पर क्या दीजिए 0। तो n के जगह पर 0 दिए तो 1 के पावर मतलब 1 - n है, तो n के जगह क्या हो जाएगा 0। तो 1 - 0 हो जाएगा, वही मोल हो जाएगा। आप फिर यहाँ पर दीजिएगा L के पावर 0 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। यानी L के पावर क्या हो गया यहाँ पर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा L के पावर -1 और T के पावर -1, वैसे के वैसे। इसलिए 0 ऑर्डर के लिए हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम। ये हो जाएगा आपका 0 ऑर्डर का क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा यूनिट। चलिए अब अगला, एक मिनट सॉरी, आप चलिए करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर n के जगह पर कितना दीजिएगा 1 दीजिएगा, n के जगह पर कितना दीजिएगा 1 दीजिएगा। n के जगह पर 1 जब दीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए मोल के पावर 1 - 1 हो जाएगा कितना, तो मोल के पावर हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा कितना, n के पावर हो जाएगा आपको m के पावर क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार l जो है l यानी लीटर है, यानी 1 - 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0। और टाइम पर टाइम वैसे के वैसे रहेगा, मोल और लीटर क्या हो जाएगा 0। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का जो हो जाएगा आपका
फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट हो जाएगा रेट कांस्टेंट का पर टाइम हो जाएगा। ये सभी याद करने का सभी रूल्स हैं। उसी प्रकार से आप लोग जब सेकेंड ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए n के वैल्यू 2 दीजिएगा तो यानी n की जगह पर क्या दीजिएगा आप 2 दीजिएगा। तो वही उसी प्रकार m के पावर जब 1 - 2 हो जाएगा, m के पावर 1 - 2 हो जाएगा तो यानी m के पावर क्या हो जाएगा -1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये -1 हो गया m के पावर। उसी प्रकार l के पावर 2 - 1 हो जाएगा तो l जो हो जाएगा l में सीधा अब l बच जाएगा, l के पावर 1 हो गया यानी सीधा l बच गया। उसी प्रकार t पर t तो वैसे के वैसे रहेगा। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका जो हो जाएगा इसका यूनिट जो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए के बराबर पर मोल लीटर पर टाइम हो जाएगा। ये सभी ऑर्डर हैं, ये याद रखिएगा, ये सभी ग्राफ्स हैं, ये सभी क्या है यूनिट है सभी ऑर्डर का। आप चलिए जीरो ऑर्डर के बारे में समझते हैं। कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। आर मतलब C0 - CT बराबर KT क्या होता है जीरो ऑर्डर का फार्मूला होता है। जीरो ऑर्डर का कुछ ग्राफ देख लीजिए। जब रेट और टाइम के बीच में जो ग्राफ पूछेगा जीरो ऑर्डर में तो ये क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे इसलिए हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए PT बराबर क्या हो जाएगा KT, PT ये हो गया ना PT या PT बराबर क्या हो जाएगा KT यानी CT बराबर KT हो जाएगा, ग्राफ होगा। फर्स्ट ऑर्डर में मतलब जीरो ऑर्डर में जो हो जाएगा रेट और टाइम के बीच में इस प्रकार से ग्राफ बनता है, या टाइम या LNR लोगों के बारे में जब नीचे की ओर इसका ग्राफ बनता है। आई होप कि ये दोनों ग्राफ आप लोग समझे होंगे। ये जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है जीरो ऑर्डर का मतलब 50% होता है, क्या होता है 30% होता है C0/2 के यानी A0/2 के, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा A0/2 के। इसी को R0 लिखा गया है इनिशियल/2 के। उसी प्रकार हो जाएगा 100% जो हो जाएगा 100% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए A0/K हो जाएगा। 50 के लिए 2 के तो 100 के लिए क्या हो जाएगा A0/K, 100 के लिए A0/K हो गया। जब कहता है कि जीरो ऑर्डर में R से जब एक T हाफ चलते हैं तो वो क्या होता है T टाइम लगता है। उसी प्रकार यहाँ से R0 से T4 तक जाने में T/2 लगेगा। अरे यार टाइम T/2 लगेगा। उसी प्रकार R0/2 से R0/4 पर जाने के लिए T/2, उसी प्रकार R0/4 से R0/8 पर जाने के लिए R0/8, और उसी प्रकार इसके लिए R0/16। तो ये जो हो जाएगा आपका 1 मिनट, ये इस प्रकार से इसका टाइम निकालने का फार्मूला हो गया। तो ये होता है कि जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका तो कहता है कि स्लोप ऑफ 40-50% और रेट या ग्राफ इज इक्वल टू 1/2 के। ये दोनों ग्राफ जो बताए इसी के बारे में दोनों को बताया गया है। ये ग्राफ शायद आप याद रखिएगा, जब रेट और टाइम के बीच में रहेगा, रेट और टाइम के बीच में तो इस प्रकार नीचे की ओर बनेगा। जब LN और टाइम के बीच में रहेगा तो इस प्रकार से नीचे बनेगा। ये आप लोग पढ़े होंगे। अब चलिए फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूला पढ़ लेते हैं किसी के फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का KT बराबर होता है 2.303 log 10 R0 यानी A0/AT यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और T टाइम के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हो गया। या इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2.303 log 10 A0 यानी A0 हो गया A हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कुछ समय के बाद जो A0 - X हो जाता है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला एक और लिख सकते हैं। यहाँ पर जो T जो होता है, यहाँ T जो होता है T तो T टाइम को मैंने जीरो यानी कोई रिएक्शन हो रहा है A से B बन रहा है, इनिशियल में जीरो था यानी A0 था तो इसमें प्रोडक्ट जीरो था, इस समय टाइम बराबर क्या था जीरो। और कुछ समय के बाद क्या हो रिएक्टेंट घट गया और प्रोडक्ट बन गया। इस समय टाइम हो गया कितना 1, तो इसीलिए कहता है K जो हो जाएगा इसका टेम्परेट टाइम जो हो जाएगा T2 - T1 2.303 log 10 A0/A0 - X हो गया। ये फार्मूला हो गया। आप A0 है, ये A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये सभी क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है, ये सभी ग्राफ कहते हैं, ये फार्मूला है। इन सभी से क्वेश्चन वेरिएशन टाइप का पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, इसी सब से आपको क्वेश्चन बनेगा। या आपको देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का ये भी फार्मूला होता है यानी AT बराबर यानी AT को हम RT यानी इनिशियल मतलब ये R जो है कॉन्सेंट्रेशन को डिपेंड कर रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन को संकेत कर रहे हैं। तो RT बराबर हो जाएगा R0 e के पावर -KT। यानी आप लोग पढ़े होंगे AT बराबर क्या पढ़ेंगे
ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। ये फार्मूला पढ़े होंगे, तो ये फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का। या फर्स्ट ऑर्डर का एक और लिख सकते हैं प्रेशर के फॉर्म में, यानी ये पी टी के फॉर्म में, आर नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी। वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ लिख सकते हैं। टी 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटा के टी हाफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, रिलेशन, ये लोग आप ये रिलेशन आप समझिए ना, तो इससे कितना क्वेश्चन बनता है जेईई नीट। एक लाइन में आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन इसको समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। आप लोग शायद समझे होंगे, टी 75% और टी 50% का जब रेशियो निकालिएगा तो 2 आएगा। 87.5 और टी 50 का रेशियो निकालिएगा तो 3 आएगा। ये आप लोग फर्स्ट ऑर्डर में निकाल के देखिएगा तो यही आएगा। टी 93 इसका 50 का निकालिएगा तो 4 होएगा, 99 का निकालिएगा 50% का निकालिएगा इसका 10 आएगा। ये सभी आप निकाल के देखिएगा। कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन। जीरो ऑर्डर होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। सेकेंड ऑर्डर के बारे में आप चलिए देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर का होता है 1/RT माइनस 1/R0 बराबर के टी। इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा टी हाफ 50% 1/K इंटू आर के पावर R0। आर के पावर नहीं, सीधा R0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार nth ऑर्डर के निकालिएगा। nth ऑर्डर के लिए किसी भी ऑर्डर के निकालिएगा, जीरो ऑर्डर को छोड़ के, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, टी हाफ या टी 50% हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R0 के पावर 1 माइनस एन का। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला होता है के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला, या इसी को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। log 10 के बटा ई के पावर माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी log 10 ए एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला। स्लोप ऑफ log 10 के एंड 1/t, इन दोनों के बीच ग्राफ बनते हैं। जब निकालिएगा इन दोनों का स्लोप, यानी m बराबर हो जाएगा स्लोप बराबर माइनस ई ए बटा 2.303 आर हो जाएगा। ये सभी आप लोग पढ़े होंगे तो जाने होंगे। अब कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी एट T1 से T2, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमको निकालना है वेरिएशन टेम्परेचर पर, तो उस समय उसका फार्मूला हो जाएगा log K2 बटा K1 बराबर ई ए बटा 2.303 1/T1 माइनस 1/T2। K2 और K1 आर कॉन्स्टेंट T2 से T1, यानी जो रेट कॉन्स्टेंट होता है वेरिएशन टाइम पर। कहता है कि वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। जब के इक्विलिब्रियम निकालिएगा तो के इक्विलिब्रियम का फार्मूला हो जाएगा ए डैश ई के पावर माइनस डेल्टा एच बट्टा आर टी। के इक्विलिब्रियम का ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार आप देख लीजिए कितना फार्मूला देखिएगा, देख लीजिए। वही कहता है कि आल्सो एट टेम्परेचर T1 एंड T2 बराबर हो जाएगा, वही अभी पढ़े ऊपर में एच के फॉर्म में हो जाएगा log 10 K2 बटा K1 डेल्टा एच बटा 2.333 T1/T माइनस 1/T2। यहाँ पर जो के ए जो होता है, के होता है इक्विवेलेंट कांस्टेंट एट T2, K1 हो जाएगा इक्विवेलेंट कांस्टेंट एट T1। एक मिनट सॉरी। और यहाँ पर जो होता है डेल्टा एच जो होता है कि इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, यानी इस रिएक्शन का एंथैल्पी होता है। यही होता है आपको क्या, आपको पढ़े होंगे आर्हेनियस इक्वेशन। ये सभी इसी का वेरिएशन टाइप आपका, ये सभी फार्मूला पढ़ेंगे। आई होप कि समझे होंगे। चलिए अब अगला चैप्टर करते हैं।